लोकसभा 2024 से पहले उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर अपना रवैया को सॉफ्ट किए हुए है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ऐलान कर दिया गया है। ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाया जाएगा और इसका इम्पैक्ट इस चुनाव पर देखा जा रहा है। आलोचना हो रही है तो कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो तारीफ भी कर रहे हैं सरकार के इस कदम की। लेकिन क्या वाकई में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सारे नागरिकों के अधिकारों को समान करना है, या फिर इसके पीछे छुपे हुए कुछ पहलू भी हैं जिनमें केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है? मेरे साथ हैं पीस पार्टी के प्रवक्ता और मुस्लिम मामलों पर आक्रामकता से बोलने वाले शादाब चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये बताइए कि यूसीसी को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, बीजेपी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और वो पॉलिटिकल इवेंट मैनेज करती है और उसी का एक पार्ट है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। अगर वाकई यूनिफॉर्मिटी है तो क्या उसमें आप दलित्स को और ट्राइबल्स को इंक्लूड करके उनका अधिकार छीनने जा रहे हैं? क्या आप रिजर्वेशन ख़त्म करने जा रहे हैं? क्लैरिफाई कर दीजिए। और अगर करने जा रहे हैं तो भी गलत है। और यूनिफॉर्मिटी भारत का डीएनए ही नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर बर्फ़ वाले देश हैं, कहीं पहाड़ वाले, कहीं रेगिस्तान वाले, कहीं ज़मीनी वाले। लेकिन ये हमारे इलाके की खूबसूरती है हमारे देश की कि यहाँ पहाड़ भी है, बर्फ़ भी है, बारिश भी है, गर्मी भी है। और वही यहाँ की भाषा है, कल्चर, भाषा, सब कुछ हमारा जो है मिक्स है। यूनिफॉर्मिटी आ ही नहीं सकती, हमारा डीएनए ही नहीं है। लेकिन क्या ये एंटी मुस्लिम सिविल कोड ला करके माहौल बनाना चाहते हैं? जबकि मुसलमान निजी मामलों में अपनी शरीयत को मानता है और मुसलमानों को उस पर फ़ख्र है। मुसलमान कभी भी शरीयत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और अगर कोई सरकारें इंसिस्ट करती हैं ट्रिपल तलाक लॉ लेकर आइए, क्या हुआ ट्रिपल तलाक लॉ का? आप बताइए उसके ज़रिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या महिलाओं को अधिकार मिल गए? ये उन लोगों की बात नहीं करते, उन महिलाओं की बात नहीं करते जो अबेंडेंट हैं। ये बात सिर्फ मुस्लिम इश्यूज़ को ला करके हमारे दूसरे भाइयों को, उन भाइयों को जिनको जानकारी नहीं है, उनको भ्रमित करके वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स है। तो और वोट बैंक आखिर कैसा है? बीजेपी को क्या फ़ायदा मुसलमानों से होने वाला है? अब बिल्कुल ये सवाल सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर गुमराह करते हैं कि देखिए, मुसलमानों को 4 शादी की इजाज़त थी, वो ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान 2 शादी करें, 4 करें, इससे हमारे हिंदू भाई को क्या फ़ायदा होने वाला है? नौकरी तो नहीं मिली ना उसको, रोज़गार तो नहीं मिला ना शादी से। नहीं, अब आप लोग इतनी महंगाई के ज़माने में 4 शादियां आखिर करना ही क्यों चाहते हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन जो है मेरा फंडामेंटल राइट है और इस्लाम में 4 शादी करना मैंडेटरी नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि आप 1-1, 2-2, 3-3 शादियाँ करो अगर उनके साथ इंसाफ कर सको। ये नहीं है कि मैंडेटरी है। कितने मुसलमानों के 4 बीवियाँ हैं आप बताइए? और ऐसे में कई मिनिस्टर बता दूंगा जो आज दुनिया में नहीं, उनकी 2-2, 3-3 बीवियाँ थी। आज भी बहुत से लोग हैं और वो मुसलमान तो नहीं है। और आप डुअल मैरिज को पता करेंगे तो कितनी गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर भी है। अगर कोई दूसरी शादी करता है तो ये अपराध नहीं है, इस्लाम के अंदर भी और भारत के संविधान में भी। लेकिन अगर मुस्लिम महिलाएं इससे खुश हैं तो आपको आखिर क्या तकलीफ है? कहाँ खुश है मुस्लिम महिलाएं? मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। हमारे उलमाए किराम, महिलाओं में उलमाए किराम जो वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि उनको मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनका वोट मिल रहा है। अगर वोट मिल रहा है तो आज उन्हीं मुस्लिम महिलाओं के बच्चों को एनकाउंटर्स में मारा जा रहा है। उनको आप कह रहे हैं कि आप आतंकवादी हो, और उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आज पहलू खान की माँ अपने इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रही है। आज बिल्किस बानो जो है, क्या वो माँ नहीं है? वो बेटी नहीं, वो बहन नहीं है, वो देश की बेटी नहीं है? वो इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रही है। ये मुस्लिम महिलाओं को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें जो हैं वो शरीयत को समझती हैं और वो बेवकूफ़ नहीं हैं। और इस्लाम के लिए पहली कुर्बानी देने वाली भी एक महिला है। तो ये स्पष्टता के साथ हम कहना चाहेंगे कि बीजेपी कितना षड्यंत्र रच ले, आरएसएस कितना षड्यंत्र रच ले, हमारी महिलाओं को
वो इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो अक्लमंद हैं, उनको शरीयत पर मुकम्मल यकीन। आपने जो मामले गिनवाए वो सारे मामले ऐसे हैं जो बीत चुके हैं और अब लोगों के जेहन में भी नहीं है। आपने ये भी कहा कि यहाँ पर हर जाति के लोग, हर माहौल, हर मौसम इस देश में मौजूद है। उसी तरीके से बीजेपी जहाँ जहाँ टारगेट हो सकता है वहाँ देख रही है। उत्तराखंड जो है वो इस समय एक ऐसा राज्य था जहाँ अभी तक ऐसे डिस्प्यूट नहीं थे, लेकिन वहाँ भी पिछले दिनों शुरुआत हुई है। जहाँ नफ़रत ना हो वहाँ नफ़रत को जन्म देने का काम ये लोग करते हैं, ऐसे लोग। और अगर धामी सरकार वहाँ की जनता के लिए कार्य कर रही होती सही तरीके से, शायद ये बेबुनियाद मुद्दों की ज़रूरत ही ना पड़ती। आप यूसीसी से क्या लाना चाहते आपको लग रहा है कि वो बेबुनियाद हैं, लेकिन अगर बीजेपी को वोट मिलता है तो आपको क्या तकलीफ है? हैं? मुझे ये तकलीफ़ है कि वोट के लालच में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और महान राजनेताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान सभा में जिस पर एक चर्चा हुई, उनका अपमान करेंगे आप, उनकी आइडिया ऑफ इंडिया को बदल देंगे आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वोट मिल रहा है। अगर मैं वोट के नाम पर मैं कहूँ कि इसको मार दीजिए, उसको गिरा दीजिए, उसको भगा दीजिए, हम दलितों के बारे में बकवास की जाए, आदिवासी, ये गलत है। वोट के लालच में किस हद तक जाएगी बीजेपी? आप सरकार हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। अगर सरकार जाएगी तो फिर पलट कर आप पे भी कार्रवाई होगी। आपको क्या खामी नजर आई है जो उत्तराखंड में बिल लाया गया? नहीं, यूसीसी ड्राफ्ट का सबसे बड़ा फेल्योर ये है कि उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किसको आप इंक्लूड करने जा रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ तो इसका यूसीसी नाम हटा करके एंटी मुस्लिम सिविल कोड बना दीजिए उसको, जो चाहते हैं आप। और आप ये बिल्कुल क्लियर है, जब पर्सनल लाइफ की बात आएगी, निकाह कैसे होगा ये कोई सरकार तय नहीं करेगी। संविधान ने मुझे मेरा अधिकार दिया है, मैं तय करूंगा कितनी शादियां करनी है, कितने बच्चे करने हैं, ये सरकार क्यों बताना चाहती है? भाई अभी आप देखते होंगे जो शादियों से जुड़े हुए सिविल मुकदमे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि अगर सबकी शादी रजिस्टर्ड होगी तो इनमें कुछ कमी आएगी, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसमें भी कुछ सुधार देखा जाएगा? चलिए, मुस्लिम्स की कहते हैं शादी रजिस्टर्ड नहीं होती, पैरेलल में रजिस्टर्ड से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं। में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमूमन वहाँ भी ऐसी रवायत नहीं है कि शादी रजिस्टर्ड हो। नहीं, पैरेलल में निकाह के बाद अगर कोई कहा जाता है कि कर लीजिए तो उसमें ऑप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो गलत है या हम उसको नहीं मानते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन निकाह तो मैंडेटरी होगा ना। दूसरी चीज़ ये कि 22 लाख महिलाएं अबंडन हैं जिनको उनके पतियों ने छोड़ दिया है, ना तो उनको तलाक दिया, डाइवोर्स दिया है, और ना ही उनके साथ रह रहे हैं, और उनमें से एक हमारी बहुत आला भाभी भी हैं। तो उनका क्या होगा फिर? उनके बारे में यूसीसी क्या कहता है? उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या 22 लाख महिलाएं भारत की बेटियां नहीं हैं? उनको इंसाफ नहीं दिया जाएगा? लेकिन नहीं होता है। सिर्फ टारगेट कर करके, मुद्दे को डाइवर्ट करके, सिर्फ बीजेपी वोट बैंक के लालच में। तीसरी बार जब सरकार बना लेगी बीजेपी तब पूरे देश में भी लेके आएगी, इंतजार तो करो। नहीं, बिल्कुल, हमें लगता है कि वो दिन भी आएगा, ये बात मेरी लिख लीजिए, वो दिन भी आएगा कि जब दलितों से आरक्षण छीना जाएगा, जब SC STs को, जो पर्सनल लॉज में आदिवासीज को जो रियायतें हैं उनसे वो छीनी जाएंगी, और यकसा बनाने की प्रयास किया जाएगा। और भारत की खूबसूरती यूनिफॉर्मिटी में नहीं है, हमारा DNA वो नहीं है। मैं वो बार बार कह रहा हूँ, जो भी सरकार ये करने का प्रयास करेगी वो भारत विरोधी कदम उठाएगी, संविधान विरोधी कदम उठाएगी। चलिए, आपकी बात को थोड़ा वजन देते हैं, कह देते हैं कि साहब ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन जो मुसलमानों की पैरोकार पार्टियां हैं वो कहाँ हैं? कहाँ है समाजवादी पार्टी? आवाज़ उठाई क्या? कहाँ है ओवैसी? आवाज़ उठाई क्या? कहाँ है मायावती? आवाज़ उठाई क्या? देखिए, मायावती जी और अखिलेश यादव जी मुस्लिम हितैषी नहीं हो सकते, वो मुस्लिम नेता नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूरे देश में नहीं है। उसी का नतीजा है कि हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है। 500 साल पहले, 800 साल पहले क्या था उसको इश्यूज़ बनाया जाता है। किसी को कहा जाता है आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये खाना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा, कि हमको कपड़ों से पहचाना जाता है, फसादात में इंक्लूड किया जाता है। भाई आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और मायावती मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, लेकिन इतनी सारी जो सीटें आज जो मायावती दम भर रही हैं अकेले चुनाव लड़ने का लोकसभा में, वो किसके बूते हैं? यही तो हमारी नाकामी है, ये हमारी गलती है। पिछले 70 सालों में मुसलमानों के जो हालात हैं उसका सबसे बड़ा रोल उसमें जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का ना होना है। हर समाज ने अपना नेता चुना है,
रेड्डी, मल्ला, कश्यप, निषाद, यादव, दलित, सबने चुना है। मुसलमानों ने दूसरों पर विश्वास किया और आज मुसलमानों के हालात ये हैं कि इनको देशद्रोही की नज़र से देखा जाता है। इनको ये कहा जाता है कि आप दूसरे देश को चले जाओ। इनके खिलाफ कानून लाए जाते हैं। इनकी मस्जिदों पर, मदरसों पर को टारगेट किया जाता है। वो वजह यही है और मुसलमान इस चीज़ को समझ चुका है। आने वाले समय में सपा और बसपा दोनों को मुसलमान छोड़ेगा और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। जाएगा कहाँ? ओवैसी के पास अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व तैयार करेंगे और चाहे वो जितने भी मुस्लिम नेतृत्व वाले दल हैं, एक रास्ता निकलेगा। अब वो जो बेहतर लगे उनको, हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि सब हमारे साथ आएं, जो बेहतर लगे। लोगों की जो निजी जो प्रतिष्ठाएं हैं वो इतनी ऊंची हैं, नाक इतनी लंबी है कि आप लोग बातचीत तो करते नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि वो बैठ के और रास्ता निकालेंगे। नहीं, असद भाई से हमारी बात होती है और मुझे विश्वास है कि बाकी लोग भी, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, रिलीजियस प्रीचर्स हैं, वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने से इंसाफ नहीं मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कानून को लागू करने वाले, संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा कानून या संविधान बना लो, वो बुरा ही साबित होगा। तो अम्बेडकर जी की उस बात पर विचार करना पड़ेगा। और अगर कोई हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं, जो मेन मुस्लिम लीडरशिप हैं, चाहे धार्मिक और सामाजिक, दोनों को ये तय करना पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप भारत के मुसलमानों के हितैषी नहीं, दुश्मन हैं आप। तो आप अभी ये जो यूसीसी उत्तराखंड में चल रहा है पूरा मसला, तो इसको लेकर भी सड़कों पर उतरने का या फिर कोई ऐसा विमर्श करने का आप लोगों का प्लान है? नहीं, अवश्य, लेकिन सड़कों पे उतरने से पहले हम लोग जो संवैधानिक चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं, उस पर जाएंगे। पहले अदालत को जाएंगे। अदालत के अलावा जो एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे, हम लोगों की देहरादून में और कई जगह पर जो मुस्लिम लीडरशिप है उनसे बातचीत हुई। हम जल्द उसके रिगार्डिंग जैसे ड्राफ्ट हो ये पास होगा, अभी तो नहीं हुआ ना असेंबली में, होगा, उसके बाद हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे कि ये क्या किया जा रहा है। क्या मुसलमान सेकेंड क्लास सिटीजन बन जाएगा? ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है और ये एक हिंदुत्व की तरफ बढ़ता कदम है राष्ट्र का। पहला स्टेप मुसलमानों को टारगेट, सेकंड स्टेप दलित और उसको एसटीज़ को, ट्राइबल्स को, और अगला स्टेप होगा ओबीसी समाज को। तो ये देश की पहचान नहीं हो सकती। हम उसके लिए जो भी संभव होगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी, वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं। देश के मुसलमान ये उम्मीद रखें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, समय तो मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन हम लोग प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये रही है, देखिए, जो हमारे अंदर कमियां हम उसको ओपनली स्वीकार करते हैं। भारत के मुसलमानों की जो कमी रही है, वो सबसे मुख्य कमी है अराजनीतिक होना, यानी कि राजनीति में शामिल ना होना, किसी दूसरे को नेता स्वीकार करके उसके पीछे पीछे चलना। ये हमारी गलती रही और हम अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, धार्मिक रूप से भी और सामाजिक से भी, हम उन लोगों से लगातार संपर्क में हैं। और जो नहीं मानेगा बात, ये नहीं कि शादाब को नेता स्वीकार करना, नहीं, आप बनिए, हम आपके कदम से कदम मिला के चलने तैयार हैं, लेकिन मानना पड़ेगा। अखिलेश जी, मायावती जी आपका नेतृत्व नहीं कर सकते। आपने सबको वोट दिया। मुसलमान ने कभी भी मुसलमान को नेतृत्व नहीं दिया आज़ादी से लेकर आज तक। नेहरू जी से लेकर अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी का आश्रम, लंबी लड़ाई है। कितनी सदियों और इंतजार करना होगा? देखिए, अगर हमें इंतज़ार करना पड़े 2 साल या 20 साल, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सारा ज़माना भी अगर जालिम के साथ खड़ा हो जाएगा तो चाहे तनहा भी रहेंगे तो हम लोग उस पॉलिसी पर अमल करते रहेंगे कि लीडरशिप डेवलप होना चाहिए। जिस समाज की लीडरशिप नहीं है डेमोक्रेसी में, वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। यही बात अम्बेडकर जी ने भी कही थी, काशीराम जी ने भी वही बात कही थी, और वो सच्चाई है। जो समाज, यादव समाज के साथ क्या होता था, दलितों के साथ क्या होता था, जब काशीराम जी ने जागरूक किया है, उसके बाद एक मूवमेंट खड़ा हुआ है। आज किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे दलित भाई के साथ कोई बकवास कर सके। और जब तक मुसलमान का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक आपको धर्म के नाम पर मारा जाएगा, आपके कारोबार में अड़चनें की जाएंगी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जब आपको नौकरी के रास्ते नहीं होंगे, आपके बच्चों पे टैग लगा दिया जाएगा, ये तो आतंकवादी हो, 15 साल बाद पता चलेगा आतंकवादी नहीं है। और आज पकड़ा गया जो खुफिया जानकारी देता हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि उसका नाम मुसलमान नहीं है। तो जब आप एक धर्म के व्यक्ति को देशद्रोही बनाने लगेंगे धर्म के आधार पर, अपराधी है, अगर कोई देशद्रोही है सूली पे लटका दीजिए, नो डाउट, और ना उस पर कोई सवाल है। लेकिन जब आप धर्म देखकर कार्रवाई करने लगेंगे, एनआईए को क्या कहा था अदालत ने कि एनआईए ने जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया है।
अब बताइए, एजेंसी पे सवाल करो तो देशद्रोही, ईडी पे सवाल करो तो देशद्रोही, ना करो तो ये हमको मारते हैं। तो ये सवाल ये है कि एक जब तक राजनीतिक नेतृत्व नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी और मुसलमान अपने ही देश में किराएदार की तरह रहता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई आपका। और उत्तराखंड में जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर ये सब राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि वो एक चुनावी स्टंट है, लेकिन अब मुसलमान ये चाहता है कि उसका जिस तरीके से लगातार टारगेट करके दोहन किया जा रहा है वो रुकना चाहिए और उसको एक लीडरशिप चाहिए। लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक ये लीडरशिप नहीं आ पाई और कब आएगी इसके लिए भी कोई वक्त तय नहीं है। सवाल ये है कि जो यूसीसी उत्तराखंड में आया है, क्या अगर केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे देश में भी इसी तरह का कानून देखने को मिलेगा जिसकी चर्चा पहले भी होती रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।